सभी को नमस्ते, नमस्कार। देखिए, हमने जो भारत के भूगोल की श्रृंखला जो हमने शुरू की हुई है, उस भारत के भूगोल की श्रृंखला में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों से शुरुआत की थी। उस भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने आपको बताया था कि भारत को मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में या भू आकृतिक प्रदेशों में या 6 भौतिक विभागों में हमने इसको बांटा था। उनके 6 भौतिक विभागों में हमने आपको बताया था कि 6 उसके भौतिक विभाग आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय आ जाता है आपका। दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद जो तीसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश आता है, उसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। ठीक है ना। तो आज हम थार के मरुस्थल के बारे में कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि जो भारत का थार का मरुस्थल है, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना। और निर्माण जब हुआ तो वहाँ पर क्या क्या पहले विद्यमान था, ठीक है ना, और आज वर्तमान रूप में क्या है, सभी तथ्यों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए आज देखते हैं हम भारत के थार का मरुस्थल। तो देखो, ये थार का जो मरुस्थल है, ये भारत का क्या है? तीसरा भूआकृतिक प्रदेश। तीसरा क्या है? ये भौतिक प्रदेश है। तीसरा क्या है? ये भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश कह दो चाहे भूआकृतिक प्रदेश कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तीसरा क्या है हमारा? ये भौतिक प्रदेश है। चलिए आइए देखते हैं मैप पर कि ये जो भारत का तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सर जो थार का जो मरुस्थल है, उसकी जो अवस्थिति है वास्तव में वो कहाँ पर है, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम भारत के संदर्भ में ही ज़्यादा फोकस में रहेंगे। बाकी जितना भी उसका इनडायरेक्टली लिंक है वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सबको मालूम है कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाता है? गुजरात। कौन सा जाता है? गुजरात। गुजरात के बाद अपना राज्य कौन सा ये है? राजस्थान। कौन सा जाता है? राजस्थान। फिर कौन सा जाता है आपका? पंजाब। कौन सा जाता है? पंजाब। और यहाँ पंजाब के बगल में कौन सा जाता है? हरियाणा। कौन सा जाता है? हरियाणा। ठीक है। जो भारत में जो थार का मरुस्थल है, वो मुख्यतः 4 राज्यों में विस्तृत है। जो भारत में जो थार का जो मरुस्थल है, वो मुख्यतः 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ये फैला हुआ है। अब बात उठती है कि सर ये जो इनके अलावा भी क्या इसका कुछ पार्ट कहीं और भी है? हाँ, देखिए, आप सबको मालूम होगा यहाँ पर कौन सा देश आ रहा है हमारे साथ? पाकिस्तान। कौन सा आ रहा है? पाकिस्तान। तो विभाजन के बाद थार के मरुस्थल का भी क्या हुआ? विभाजन हुआ। ठीक है ना। थार के मरुस्थल का भी क्या हुआ? विभाजन हुआ। ठीक है। तो जो थार के मरुस्थल का जो विभाजन हुआ, तो उसका जो अधिकांश भाग है इंडिया में रह गया और कुछ भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना। तो यानी कि थार का मरुस्थल भारत के साथ साथ कौन से देश में भी है? पाकिस्तान में भी है। किस में भी है? पाकिस्तान में भी है। और भारत के कितने राज्यों में है? ये 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब देखते हैं कि जो थार का जो मरुस्थल है, उसको हम देखेंगे कि कितने क्षेत्रफल पर वो फैला हुआ है। ठीक है ना। और उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में है। चलिए आइए देखते हैं। कहाँ पर है मैक्सिमम पार्ट इसका? राजस्थान में है। तो देखिए, राजस्थान में हम देखेंगे कि राजस्थान में जो हमारा जो थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है और कितने क्षेत्रफल में है, सभी तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, थार का जो मरुस्थल है आप सबको मालूम होगी, सबको मालूम है कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है।
ठीक है। जो हमारा थार का जो मरुस्थल है, या जो हम, आपको ये भी मालूम होगा कि राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। 4 का मतलब है, जैसे ये आपका सबसे पहला भौतिक प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरा ये भौतिक प्रदेश, और तीसरा आपका ये वाला, और चौथा आपका ये वाला, ठीक है ना। 4 भौतिक प्रदेश, यानी कि सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपको 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है, फिर 2 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर। ये 1 2 3 4 क्या है? ये देखिए, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसको क्या कहते हैं? पश्चिमी, क्या कहते हैं? पश्चिमी रेतीला, पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। क्या कहते हैं? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश, ठीक है ना, मैदानी प्रदेश। दूसरे को हम क्या कहते हैं? अरावली पर्वतमाला। क्या कहते हैं? अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। तीसरे को कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथे को क्या कहते हैं हम? हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अभी हमें अरावली और पूर्वी मैदान या हाड़ौती के पठार से कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर है? पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? थार के मरुस्थल। थार का मरुस्थल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर है? थार का मरुस्थल। तो हमें अभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। थार के मरुस्थल पर कहाँ पर करना है? थार के मरुस्थल पर करना है कॉन्सेंट्रेट। अब देखिए, थार का जो मरुस्थल है, सबसे पहले तो ये है कि ये राजस्थान के मुख्यतः कितने ज़िलों में विस्तृत हैं, और मुख्यतः पूछेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा। अगर हम पूछेंगे कि राजस्थान के कुल कितने ज़िलों में विस्तृत है, कुल कितने ज़िलों में विस्तृत है, तो आंसर कुछ अलग आएगा। तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान के ये कौन कौन से ज़िलों में ये फैला हुआ है हमारा थार का मरुस्थल। देखिए, राजस्थान के मुख्यतः राजस्थान के मुख्यतः 12 जिलों में विस्तृत है। मुख्यतः कितने जिलों में है? 12 जिलों में विस्तृत है। ये कितने जिलों में विस्तृत है? 12 जिलों में विस्तृत है। वह इसका कुछ भाग सिरोही जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। सिरोही जिले के उत्तरी पश्चिमी, या कह सकते हैं कि हम सिरोही के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। सिरोही के जिले के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग है, वो किसके अंदर आता है? थार के मरुस्थल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? थार के मरुस्थल के अंदर आता है। चलिए आइए देखते हैं हम कौन कौन से वो ज़िले हैं जो किसके अंदर आ रहे हैं? थार के मरुस्थल के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए, ये कौन सा हो गया आपका? श्री गंगानगर। कौन सा हो गया? श्री गंगानगर हो गया। फिर उसके बाद आपका बीकानेर हो गया। कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करें बीकानेर के बाद तो कौन सा आएगा? जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करें तो कौन सा आएगा? बाड़मेर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखें तो कौन सा आएगा? जालोर। कौन सा आएगा? जालोर। फिर यहाँ पर हम देखें तो ये कौन सा आ रहा है आपका? सिरोही। कौन सा आ रहा है? सिरोही आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद कौन सा आता है? चूरू। चूरू के बाद झुंझुनू के बाद कौन सा आ रहा है? सीकर। कौन सा आ रहा है? सीकर। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका? जोधपुर। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका? पाली। कौन सा आ जाएगा? पाली, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा जाएगा आपका? नागौर। कौन सा जाएगा? नागौर, ठीक है। यानी कि हम देख लेते हैं, 1 नंबर पर श्रीगंगानगर, ठीक है। 2 नंबर पर आपका हनुमानगढ़, 3 नंबर पर चूरू, 4 पर झुंझुनू, 5 पर सीकर,
छठे पर जोधपुर, सातवें पर नागौर, आठवें पर पाली, नौवें पर सिरोही, 10वें पर जालौर, 11वें पर बाड़मेर, 12वें पर जैसलमेर और 13वें पर कौन सा है, बीकानेर। ठीक है ना। तो राजस्थान के मुख्यतः 12 जिलों में, मुख्यतः जब पूछा जाएगा तो मुख्यतः में क्या लिखोगे आप, 12 जिलों में। वह इसका कुछ भाग कहाँ पर है, सिरोही जिले के कौन से भाग में है, उत्तरी पश्चिमी, यानी कि सिरोही जिले का जो उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है वो किसके अंदर आता है, थार के मरुस्थल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो यानी कि अब हम बात करेंगे कि थार के मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है जो राजस्थान में अवस्थित है। तो देखिए, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल तो कितना आता है, वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है इसका क्षेत्रफल। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए कि सर इस मरुस्थल का जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी थोड़ा कितना है देख लेते हैं। लंबाई, देखिए लंबाई की जब हम बात करेंगे तो हम उत्तर से कहाँ चलेंगे, दक्षिण की तरफ चलेंगे। और चौड़ाई की जब बात करेंगे तो कहाँ चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ। कहाँ चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ। लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई की बात करेंगे तो पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है ना। तो देखिए लंबाई जो इसकी है वो कितनी है, 640 किलोमीटर है। कितनी है, 640 किलोमीटर है। कितनी है, 640 किलोमीटर है। ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से और ये आपका दक्षिण पूरब की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, या हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो कितना है, 640 है। और चौड़ाई कितना है इसका, 300 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है, 300 किलोमीटर है। कितना है, 300 किलोमीटर है। अब इस थार के मरुस्थल की ढाल की बात कर लेते हैं कि जो इसका जो ढाल है ना, यानी कि स्लोप जो है, इसका ढाल है वो कहाँ से और कौन सी दिशा की तरफ है। तो देखिए इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से और कहाँ की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से और कहाँ की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यानी कि किसकी तरफ है, कच्छ की खाड़ी की तरफ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। कैसा ढाल है इसका, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। क्लियर है। और क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो कितना है, 300 किलोमीटर। कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है। तो यानी कि थार का जो मरुस्थल है, अब इसमें देखेंगे कि हम थार के मरुस्थल का निर्माण है, देखिए कब हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए थार के जो मरुस्थल है ना, उसको जो हम मानते हैं कि ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। तो एक मरुस्थल है ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा माना जाता है। इस मरुस्थल को पूर्वी हिस्सा माना जाता है। यानी कि ये जो मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल, ये जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो अफ्रीका जो मरुस्थल है उसका पूर्वी हिस्सा है। क्या है ये, पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्सा का मतलब है, जैसे इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये आपका भारत हो गया, क्या हो गया, इंडिया हो गया।
ये क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया। अब देखिए अगर आपने देखा हो तो देखो ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। और ये आपका जो है ये अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जैसे यहाँ पर कौन सा जल आ गया आपका, फारस की खाड़ी आ गई, फारस की या ईरान की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, अरब सागर आ गया। कौन सा आ गया, अरब सागर आ गया। और यहाँ पर कौन सा सागर आ गया, लाल सागर। कौन सा आ गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा आ गया आपका, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, लाल सागर। कौन सा आ गया, लाल सागर। और यहाँ पर कौन सा आ गया, ये फारस की खाड़ी। फारस कह दें या ईरान की खाड़ी, एक ही बात है। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, किसका हिस्सा है, ये मरुस्थल है जो थार का। ये जो थार का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक मरुस्थल है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। उसका क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्सा ही का मतलब क्या है, जैसे कि ये मरुस्थल होगा, फिर ये मरुस्थल फैलता गया होगा, फैलता गया होगा, और ये पाकिस्तान से होता हुआ कहाँ पर आ गया आपके, मतलब पाकिस्तान भारत एक ही थे पहले, ठीक है ना। और फिर कहाँ पर आ गया, ये इंडिया में आ गया। कहाँ पर आ गया, इंडिया में भी आ गया। ठीक है, ठीक है ना। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। उसका क्या है, ये पूर्वी भाग है, यानी कि पूर्वी हिस्सा है। यानी कि ये मरुस्थल फैलता गया, फैलता गया, कालांतर में यहाँ से मिट्टी उड़कर आती गई, आती गई, और ठीक है ना, ये पाकिस्तान से प्रवेश करके कहाँ प्रवेश कर गई, भारत में। कहाँ प्रवेश कर गई, भारत में। ठीक है ना। तो यानी कि पूछा जाता है कि ये जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वो किसका हिस्सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो एक मरुस्थल है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, उसका क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है ना, जो आपके ईरान, फिलिस्तीन, ईरान, पाकिस्तान होते हुए कहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया, या कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फैल गया। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि थार का जो मरुस्थल है पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ है। क्लियर है। अब देखिए और वही बात है कि सर यहाँ ये इसका हिस्सा हो गया, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या था यहाँ पर पहले क्या था, पूर्वी जो सॉरी हमारा जो पश्चिमी हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पहले क्या था। तो देखो मैंने आपको बताया होगा, देख लेते हैं। तो देखिए दो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियाँ थी, मैंने आपको जब बताया था हिमालय के निर्माण में, तो दो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियाँ थी। ऊपर वाली लॉरेशिया, ध्यान करें आप पिछला लेक्चर, लॉरेशिया या अंगारालैंड, लॉरेशिया या अंगारालैंड। और ये कौन सी हो गई, गोंडवाना। कौन सी हो गई, गोंडवाना लैंड। कौन सी हो गई, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड हो गई। अब बात है ये कि जब ये दोनों जो हमारे बड़े बड़े विशाल खंड थे, ठीक है ना, अब इनसे क्या छोटी छोटी प्लेट बनना शुरू हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सी प्लेट आई, यूरेशियाई। कौन सी आई, यूरेशियाई। ठीक है, यूरेशियाई आई, यूरोप और एशिया वाले पार्ट से। और नीचे से कौन सी आई आपकी, इंडियन। कौन सी आई, इंडियन प्लेट। ठीक है, तो बीच में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चरों में, बीच में एक सागर था। कौन सा सागर था, टैथिस सागर। कौन सा सागर था, टैथिस सागर। तो यानी कि ये बोला जाता है कि जो थार का जो मरुस्थल है ना, जहाँ पर थार का जो मरुस्थल है, वहाँ पर पहले कौन सा सागर था,
टेथिस सागर। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। ठीक है, जहां पर वर्तमान में क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था यूरेशियाई प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। तो आपसे पूछ सकता है कि थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? तो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। अब टेथिस सागर है मान के चलें, तो कैसे यहाँ पर मतलब ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया? तो देखिए टेथिस सागर में क्या हुआ? भू संचलन हुआ, यानी कि इसमें टेक्टोनिक क्रियाएं हुई। ठीक है ना, भू संचलन हुआ। ठीक है ना, यानी कि ये अपनी सतह से क्या हुआ? खिसकने लगा। क्या लगा हुआ? खिसकने लगा। अपनी सतह से क्या हुआ? ये खिसकने लगा। ठीक है ना, भू संचलन इसमें होने लगा, प्लेट विवर्तनिक इसमें होने लगा, टेक्टोनिक्स। ठीक है ना, अब भू संचलन होने लगा तो इसकी जो तली होती है ना, सागर की जो तली, जो सागर की जो तली थी, यानी कि जो इसका बॉटम था, तली, ठीक है ना, जो इसका तली था और ये खिसकने लगा, तो इसका जो तली था ना, बॉटम, वो क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया। क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो गया? सिकुड़न पैदा हो गया। क्या हो गया? सिकुड़न पैदा हुई। और वो जो तल है, इसका बॉटम है इस सागर का, वो क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है ना, और ऊपर आने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कौन सा मरुस्थल है? जो ग्रेट पैलियोआर्टिक, यहाँ से मरुस्थल है जो हवाओं के रूप में या वायु के द्वारा यहाँ पर क्या लाया गया? उस मिट्टी को लाया गया। ठीक है ना, तो यानी कि टेथिस सागर में क्या हुआ? सिकुड़न पैदा हुई। क्या हुई? सिकुड़न पैदा हुई। सिकुड़न पैदा हुई। सिकुड़न पैदा होने के कारण क्या हुआ? उसका जो तली है वो क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है ना, उसमें वलन हो गया एक तरह से। ठीक है, और फिर उसके बाद कालांतर में यहाँ से ये मरुस्थल की जो मिट्टी है वो यहाँ पर आती गई और वर्तमान में क्या बन गया? ये थार का मरुस्थल। ठीक है ना, तो यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये मतलब जो थार का मरुस्थल है वो कौन सा सागर है? यहाँ पर है टेथिस सागर है। कौन सा सागर है? टेथिस सागर है। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ कॉमन सेंस बताए जा रहे हैं आपको अभी बेसिकली थार के मरुस्थल के, कि भाई कैसे कैसे बना, कब बना। ठीक है ना, क्लियर है? अब अब ऐसे कहते हैं कि भाई जो हमारा टर्शियरी काल है और प्लिस्टोसीन जो काल है, टर्शियरी काल है और जो प्लिस्टोसीन काल है, तब जाके ये थार का मरुस्थल हमारा बना था। और किस सागर में संकुचन हुआ, सिकुड़न हुई? टेथिस सागर में। कौन सी में हुई? टेथिस सागर में हुई। चलिए अब आके हम देखते हैं कि सर जैसे हमको यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे नागौर में है ना, नागौर में कौन सी झील है? डेगाना या डीडवाना, डीडवाना झील है। कहाँ पर है? नागौर में है। खारे पानी की कौन सी है? खारे पानी की है। ठीक है ना, परबतसर जो झील है वो भी कहाँ पर है? परबतसर, परबतसर भी कहाँ पर है? नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में है। ठीक है ना, तो यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो हमें एक संकेत देती है कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई सागर रहा था। इसलिए यहाँ पर जितनी भी झीलें पाई जाती हैं वो किस सागर का अवशेष है? टेथिस सागर का। किसकी हैं? टेथिस सागर के। जैसे पचपदरा झील हो गई, कौन सी हो गई? पचपदरा झील हो गई। पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है ना, तो जितनी भी यहाँ पर खारे पानी की झील है वो किस सागर का अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। यानी कि खारे पानी की झीलें हमें संकेत दे रही हैं कि पिछले समय में या बहुत जो प्लिस्टोसीन जो काल हो गया यहाँ पर, वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। इन खारी झीलों से हमें ये संकेत मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि जो ये थार का जो मरुस्थल है, वो थार का जो मरुस्थल है उसको कितने भागों में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से उसके मुख्य मुख्य पार्ट होंगे। चलिए अभी आगे हम देखते हैं।
तो देखिए, जो हमारा थार का जो मरुस्थल है उसको हम मुख्यतः देख लेते हैं। जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको मुख्यतः हम कितने भागों में पढ़ेंगे। देखिए, जो थार का जो मरुस्थल है ना, उसको मुख्यतः हम दो भागों में पढ़ेंगे। थार के मरुस्थल को हम मुख्यतः कितने भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। यानी कि थार के मरुस्थल का वो भाग जो बिल्कुल ही, इधर देखें, आप सबको मालूम है यहाँ पर कौन सा वो, मतलब यहाँ पर अपना कौन सा जिला है, श्री गंगानगर है। कौन सा है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सा हो गया, जैसलमेर। कौन सा हो गया, जैसलमेर। और यहाँ पर कौन सा हो गया, बाड़मेर। कौन सा हो गया, बाड़मेर। और देखिए ये आपका कौन सा हिस्सा आ जाता है, जोधपुर। कौन सा आ जाता है, जोधपुर, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ये तो हो गया कौन सा, बीकानेर, और ये जोधपुर, ये लो। यानी क्या समझे आप, हम इसको थार के मरुस्थल को लो, थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। थार के मरुस्थल को मुख्यतः कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि पहला इसका आएगा कौन सा प्रदेश, शुष्क प्रदेश। कौन सा आएगा, शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क प्रदेश यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश, एक कह सकते हैं हम क्या, मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा आएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना। यानी कि थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क प्रदेश यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि हमने इसको दो भागों में विभाजित किया। यानी कि इधर देख लें, यहाँ पर कौन सा देश आ गया, पाकिस्तान। कौन सा आ गया, पाकिस्तान। कौन सा आ गया, पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ, पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ भारत की कौन सी सीमा लगाती है, रेड क्लिफ। कौन सी लगाती है, रेड क्लिफ। कौन सी सीमा के नाम से जानते हैं हम इसको, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है ना, जो विभाजन करती है, उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ है, ठीक है। और ये जो इसमें कौन कौन से जिले आ गए, देखिए इसको हम दो भागों में बांटा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग। ये सब किसके अंदर आते हैं, शुष्क प्रदेश में। किस में आते हैं, शुष्क प्रदेश में। और यहाँ पर देखो, इसको वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो रेखा है वो कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, ठीक है ना। तो ये कौन कितने नंबर है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कितनी है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली एक सम रेखा है। समवर्षा रेखा वाली एक समरेखा वाली एक वर्षा रेखा है ये, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से और रेड क्लिफ सीमा के बीच में, रेड क्लिफ सीमा के बीच में जो भी प्रदेश आएगा, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर और श्री गंगानगर,
ये किस में आएगा आपका? शुष्क प्रदेश में। किस में आएगा? शुष्क प्रदेश में। किस में आएगा? शुष्क प्रदेश में। और ये कौन सी पर्वतमाला हो गई? अरावली। कौन सी हो गई? अरावली। अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। यानी कि अर्ध शुष्क में या फिर अर्ध मरुस्थल में कौन से जिले आएंगे? यानी कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या समवर्षा रेखा के द्वारा विभाजित अरावली पर्वतमाला और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में जो प्रदेश होगा वो कैसा होगा? अर्ध शुष्क। कैसा होगा? अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है ना, या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं। मैंने बता ही दिया आपको 13 ज़िले आते हैं टोटल में, जिसमें से 4 कंप्लीटली कहाँ पर आ गए हैं? शुष्क में आ गए हैं। और जोधपुर का पश्चिमी भाग कहाँ चला गया है? ये भी शुष्क में। तो जोधपुर का जो पूर्वी भाग आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? अर्ध शुष्क में आ जाएगा। और बाकी हनुमानगढ़ है, आपका चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जोधपुर का पूर्वी भाग है, नागौर है, पाली है, ठीक है ना, जालोर है, सिरोही है, ठीक है ना। ये सारे ज़िले कहाँ पर आएंगे आपके? अर्ध शुष्क में। किस में आएंगे? अर्ध शुष्क में आएंगे। क्लियर है? तो यानी कि वर्षा के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है हमने थार के मरुस्थल को। क्लियर है? अब इसमें हम देखेंगे कि इस थार के मरुस्थल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। तो अब इसमें 2 भागों के अलावा जो हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश है इसको भी हमने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया है इसको? 4 भागों में विभाजित किया है। देखते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में हमने विभाजित किया है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया इसका घग्गर, घग्गर का मैदान, ठीक है ना। हनुमानगढ़ वाला जो आ गया है ना, घग्गर का मैदान, ठीक है। फिर आपका पहला हो गया घग्गर का मैदान। किसको बांट रहे हैं हम? अर्ध शुष्क प्रदेश को। किसको बांट रहे हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश को, ठीक है। फिर दूसरा हो गया आपका शेखावटी। कौन सा हो गया? शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी वाला हो गया। फिर उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आ जाता है? नागौर। कौन सा आ जाता है? नागौर, नागौर, ठीक है ना। और फिर लास्ट में यहाँ पर कौन सा आ जाता है? लूणी। कौन सा आ जाता है? लूणी का मैदान या लूणी जवाई का मैदान, ठीक है ना। यानी कि नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, ये ले नागौर की उच्च भूमि। यानी कि हमने क्या करा? अर्ध शुष्क